लास्ट क्लास में तो हमने सिर्फ वही पढ़ा था कि साउंड की इक्वेशन क्या होती है। तो हमने कहा था कि डेफिनेशन की थी कि अगर किसी मीडियम में जो प्रेशर है वो चेंज करने लग जाए, ठीक है, और इस तरीके की कोई इक्वेशन आती है पी एम साइन, और ये आपको याद करनी है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको मैंने कहा था कि साउंड वेव्स की प्रोपगेशन हमें गैस में पढ़नी है, तो लास्ट लेक्चर में से वही आएगा, स्पीड ऑफ द साउंड के साथ रिलेटेड न्यूटन्स फार्मूला, लैप्लेस फार्मूला, वही आता है स्कूल एग्जाम में, ठीक है। और तो ये डेफिनेशन हमने की थी कि अगर मान लो कोई साउंड वेव, यहाँ पे कोई गैस है, ठीक है, अगर साउंड वेव किसी गैसियस मीडियम में मूव कर रही है, अगर सपोज पहले तो इस गैसियस मीडियम में कोई साउंड नहीं है, देयर इज़ नो साउंड वेव, ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स को हम मान सकते हैं कि वो रेस्ट के ऊपर है, ऐसे मान सकते हैं। वैसे तो इनमें मॉलिक्यूलर मोशन होता है, लेकिन साउंड की स्टडी के लिए उस मॉलिक्यूलर मोशन को फॉर द टाइमिंग भूल जाओ कि कोई मॉलिक्यूलर मोशन होता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट में से अगर हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर है P0, ये कौन सा प्रेशर है, मीन प्रेशर, जब तक कोई साउंड नहीं है इस मीडियम में, तो जो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट के अंदर से एक साउंड वेव पास करना शुरू कर दे तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स, इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, प्रेशर में कुछ चेंज आएगा, ये प्रेशर इतना नहीं रहेगा, पहले तो ये प्रेशर कांस्टेंट था, अब इस प्रेशर में कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसको हम साउंड वेव बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ साउंड वेव, अ वेव विच कॉजेज प्रेशर फ्लक्चुएशन एट एनी पॉइंट, या फिर अ वेव विच कॉजेज डेंसिटी फ्लक्चुएशन एट एनी पॉइंट, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो आप इसको ना साथ साथ लिखते रहो, और जो मैं अभी करा रहा हूँ उसमें से भी पक्का आएगा 100%। देखो जो अभी हमें कर रहे हैं ना स्टैंडिंग वेव्स, वो वही है, स्ट्रिंग वाला ही, बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन अब 4 आर्टिकल हैं, जैसे उसमें 2 स्ट्रिंग्स थे, एक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड्स और एक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, ऐसी 2 आर्टिकल इसमें भी हैं स्टैंडिंग वेव्स के, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चों ने तो ऑर्गन पाइप भी नहीं देखी होती, हमने भी 11th तक तो नहीं देखी थी, हमारे को शायद एक्सपेरिमेंट कराया नहीं था इसका, लेकिन ऑर्गन पाइप इससे देख के भी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ये मोस्टली मेटल या वुड की बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर से ऐसा कुछ होता है, ये तो इसके अंदर से दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाते हैं, तो ये तो ऐसे सॉलिड होती है, यहाँ अंदर ऐसी बनावट होती है, यहाँ से फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं और हवा ऐसे राइज करती है, और यहाँ पे ऐसे पैटर्न बन के जो हम फूंक मारते हैं वो हवा निकल जाती है, कुछ हवा यहाँ जाती है। जैसे आपने वो देखा ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें ब्लो करना पड़ता है, इसमें भी हम ब्लो करेंगे ना तो आवाज़ आएगी, किसी कोई पर्टिकुलर साउंड निकलती है इसमें से भी, ठीक है। तो बांसुरी और ट्रम्पेट और ऐसे है ना, और सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, तो असली में ये ऐसी होती है, इससे अच्छी इमेज मुझे आज मिली नहीं, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गन पाइप्स हैं, अगर आप देखो इसके अंदर ये स्मॉल साइज़ की हैं, ये थोड़ी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी होती होगी जैसे लेट अस सपोज ये वाली, और ये अंदर इसके जो खाली जगह जो उसमें डायग्राम में यहाँ दिख रहा था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है, वो इसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ से ब्लो करना होता है। और यहाँ नीचे जो है, जो ये बंद पड़ा अभी, यहाँ एक ढक्कन होता है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, ये हल्का हल्का एक लिड होती है इसमें, मतलब इस तरीके से एक ढक्कन की तरह से होता है इसमें, आप ऐसे इमेजिन कर लो, अगर ढक्कन बंद है तो ऐसे जैसे है ना, इस तरीके से चिटकनी की तरह से लगा होता है, ये ढक्कन है यहाँ पे, ये बंद है। अब इसको मैं खोल के और इसको बिछा भी सकता हूँ, आई कैन ओपन इट ऑल्सो, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मैंने ढक्कन को खोल दिया। तो यू कैन ओपन दी ऑर्गन पाइप और यू कैन कीप इट क्लोज्ड, ठीक है। तो 2 केसेस आपको पढ़ने हैं, ये इसको क्लोज कर देंगे तो ये ऐसे चला जाएगा और ऐसे बंद हो गया, ठीक है, फिर इसको ओपन कर दोगे तो ये ऐसे हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। और अगर इसको हमने इसका लिड को इसकी बंद रखा है तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आएगी, ठीक है। बाकी इसमें से और ये सब जो है ना, इसकी नॉमेनक्लेचर है, कुछ नहीं याद करना है, एनसीईआरटी की बुक में तो फिगर भी नहीं दी हुई, ना ही ये पिक्चर दी हुई है, ये भी नहीं दिया हुआ कुछ, ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए वैसे ही बता दिया, बस ये पैटर्न दिए मैं स्टैंडिंग वेव के, और इनमें से एक ज़रूर आएगा, ठीक है, स्कूल एग्जाम में। तो ये कौन सा केस है, देखना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का केस है। क्लोज मतलब एक तरफ तो ओपन ही होगी जहाँ पे आप ब्लो करते हो, ये तो समझ में आ गया होगा ब्लो कहाँ पे करना है, इसमें फूंक कहाँ मारनी है, पता चल गया ना। ब्लो तो इस पार्ट में करते हैं, इसको यहाँ पे अपने लिप से ऐसे जोर से ब्लो करना था, जब ब्लो करते हैं तो इसमें से आवाज़ आती है, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्लो ऑन दिस ऑर्गन पाइप, तो इस ऑर्गन पाइप में ऐसी स्टैंडिंग वेव्स बनती है, ठीक है, इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बनती है। तो हमको बस ये पैटर्न याद करने हैं, ये दोनों एक ही हैं, आपको डायग्राम में थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा, ये और ये एक ही चीज़ है, मालूम है आपको। तो दिस इज एन ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड, ये यहाँ पे एनसीईआरटी की फिगर है, ये क्लोज दिखाया हुआ इन्होंने, ठीक है, ये भी क्लोज दिखाया हुआ है। ऐसा डायग्राम बनाते नहीं तो एनसीईआरटी की मैंने आपको वैसी पिक्चर दिखाई है कि एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो इट इज़ फाउंड, अब इसमें इन्होंने क्या है, ट्यूनिंग फोक दिखा रखा है, देखो, है ना। तो आपको एक ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करके रबर पैड के साथ और ट्यूनिंग फोक यहाँ पे लेके आना है।
तो जब हम ट्यूनिंग फोक लेके आएंगे तो हो सकता है आपको आवाज़ सुने और हो सकता है कोई आवाज़ ना सुने खास, ठीक है। जैसे आप मान लो यही ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और आप ट्यूनिंग फोक लेके ऐसे ट्यूनिंग फोक को रबर पैड के साथ स्ट्राइक किया और इसके बिल्कुल पास लेके आए, तो हो सकता है आपको कोई आवाज़ ना आए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर है, प्रॉपर मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक है, तो जब आप ऐसे लाओगे इसके पास लेके आओगे ऑर्गन पाइप के, तो आपको अचानक से तेज़ आवाज़ आ सकती है। तो जब इसमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा, स्टैंडिंग वेव पैटर्न, अब स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्या होता है हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है आकाश आपके ख्याल से स्टैंडिंग वेव पैटर्न, एक लाइन में बताओ, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? हाँ वो है, लेकिन उसमें मैंने एक स्पेसिफिक बात बताई थी, हाँ नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, ठीक है। तो इसमें एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन सकता है। आप देखो ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न है, ये एक और स्टैंडिंग वेव पैटर्न है, ये एक और स्टैंडिंग वेव पैटर्न है। तो इसमें आप देखो यहाँ पे हमने हमेशा क्या बनाया हुआ है, एंटी नोड, और इसमें हमेशा क्या बनाया हुआ है, नोड। तो एक्चुअली क्या है, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ, ये एच सी वर्मा की बुक में इन्होंने प्रेशर के नोड्स और एंटी नोड्स दिखाए हुए हैं, क्योंकि साउंड वेव में प्रेशर वेरिएशंस होती हैं। इन्होंने डिस्प्लेसमेंट के नोड्स और एंटी नोड्स दिखाए हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट के मतलब यहाँ पे हवा है पहले, और मान लो आपने एक ट्यूनिंग फोक लाए, आप प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक लेके आए, तो मेन चीज़ क्या है कि अगर इस ऑर्गन पाइप की लेंथ मान लो फिक्स्ड है, वैसे तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें ऑर्गन पाइप की लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मान लो अभी हम ये मानते हैं कि इस ऑर्गन पाइप की लेंथ फिक्स्ड है, तो जब हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक लेकर आएंगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक आप लेके आओगे, तो अगर ज़ोर से आवाज़ आती है तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन सकता है। तो जो सबसे पहला स्टैंडिंग वेव पैटर्न होता है वो ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन अब देख लो, क्योंकि ये तो एच सी वर्मा में है, तो आपको प्रेशर के नोड्स और एंटी नोड्स नहीं दिखाने, स्कूल में आप डिस्प्लेसमेंट के दिखा देना, क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, पर वैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर के भी नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। तो आप बताओ, यहाँ पे अगर आप ट्यूनिंग फोक लेके आओगे, यहाँ पे अंदर एयर है, तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स थे वो आसानी से मूव कर पाएंगे या उनको मूव करने की जगह नहीं है? इन पार्टिकल्स को, इनको तो आगे मूव करने की जगह नहीं है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर सकते, पर यहाँ पे प्रेशर का मैक्सिमम आ सकता है। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा, साउंड वेव में ऐसा है, दूसरी वाली स्ट्रिंग के ऊपर तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा था। जब हम डिस्प्लेसमेंट के नोड्स और एंटी नोड्स दिखाएंगे, क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है, यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको आगे मूव करने की जगह नहीं है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। तो इसका मतलब ये जहाँ पे थे वहीं रहेंगे, तो इनकी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुई तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बना, बिकॉज पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। लेकिन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तो ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट के नोड्स और प्रेशर के नोड्स उल्टे होते हैं। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड आएगा, और जहाँ पे अब यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आएगी, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आएगा और प्रेशर का नोड आएगा, ठीक है। इस स्कूल के हिसाब से तो ये फिगर ही नहीं बनानी आपको, ये तो यहाँ पे कुछ बच्चे मेंस के हैं और उनको कॉमन क्लास है, इसलिए मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्या है, इसमें हमको क्या लिखना चाहिए बताओ, इसमें क्या इक्वेशंस लिखेंगे? सपोज हम इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बताना चाहते हैं f0, तो क्या लिखेंगे? ठीक है, ये कितनी वेवलेंथ आ रही है जो हमने पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, कितनी वेवलेंथ है? क्योंकि ये तो λ/2 है, इतनी यहाँ से यहाँ तक, ये λ/4 है, तो हम लिखेंगे λ/4 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। वेवलेंथ क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और पहली फ्रीक्वेंसी को हम f0 बोलते हैं, लोअर मोस्ट, और f0 को हम क्या लिखेंगे? v/4L। ये आ गई। तो आपको स्कूल में ये क्वेश्चन 100% आएगा, हाउ स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑर्गन पाइप। लेकिन ये देखना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है या ओपन है। अगर क्लोज्ड है तो एक तरफ क्लोज्ड होगी, और अगर ओपन है तो दोनों तरफ ओपन होगी, ठीक है। एक तरफ तो इसका ओपन होना ज़रूरी है, तभी तो साउंड अंदर जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये आपके, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो मतलब कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक्स ही, सपोज मान लो आपने ये कैलकुलेशन की और ये 256 हर्ट्स आ गया, मान लो ये इसकी वैल्यू 256 आ गई। इसका मतलब अगर हम 250 हर्ट्स की ट्यूनिंग फोक लाएं या 128 की ट्यूनिंग फोक लाएं तो उससे हो सकता है स्टैंडिंग वेव पैटर्न नहीं बने इसमें। मतलब और कोई फ्रीक्वेंसी ले लो, 128 तो फिर भी एक रेगुलर है। मान लो आपने कहा कि 130 की फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की एक ट्यूनिंग फोक ले लो, तो वो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव पैटर्न नहीं बना पाएगी। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक से यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना सकती है, यही आपको समझना है। ऐसे ही उसमें हुआ था, तो इसमें हम कहेंगे कि ये एयर कॉलम है, वहाँ पे क्या चीज़ के अंदर स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना था?
स्ट्रिंग्स में किस चीज़ में स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना था, और ट्रांसवर्स वेव में स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना था, और यहाँ पे एयर कॉलम के अंदर स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है। और उसमें तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न दिखेगा आपको, आप देख सकते हो, इसमें सुनेगा, आवाज़ आएगी आपको, ठीक है, यू कैन हियर कि अचानक से एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन गया। तो हम बोलते हैं कि इसमें जो एयर कॉलम है वो अपने नॉर्मल मोड में है, द एयर कॉलम इज ऑसिलेटिंग इन नॉर्मल मोड। जैसे वहाँ पे नॉर्मल मोड थे स्ट्रिंग के, यहाँ पे भी हम कहते हैं कि एयर कॉलम अपने नॉर्मल मोड में है। और ये F0, F1, F2 इन सबको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज, और इनको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हैं। बिल्कुल वैसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि म्यूजिक के अंदर आ गए, हम साउंड के अंदर आ गए, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलना चाहिए, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं इस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, क्योंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं तो हार्मोनी, म्यूजिक, साउंड, तो इसलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक और नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि लोग स्ट्रिंग्स में भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। हार्मोनिक तो मतलब साउंड से रिलेटेड है, तो साउंड की स्टैंडिंग वेव पैटर्न में हार्मोनिक होना चाहिए। तो ये कॉमन है, क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि स्ट्रिंग इज द फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट हार्मोनिक, वो स्ट्रिंग्स के अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसको भी लोग फर्स्ट हार्मोनिक बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, λ/4 कितनी बार आ गया, एक बार, दो बार और तीन बार, 3 λ/4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। और लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, V/F, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को हम F1 से दिखाते हैं, ठीक है। ये सेकंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और F1 कितना आएगा, 3 टाइम्स V/4L, ठीक है, 3 टाइम्स V/4L आ जाएगा समझ में, 3 टाइम्स V/4L, तो ये 1 टाइम्स V/4L और ये 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद फिर दूसरी कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन। और इसमें हम देखो ऑड हार्मोनिक्स आर नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज। ऑड हार्मोनिक्स मतलब इसका 2 टाइम्स वाला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, 2 टाइम्स V/4L इज नॉट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो ये 256 है और मैं 512 हर्ट्ज की ट्यूनिंग फोक लाऊं और मैं यहाँ पे स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाऊं, तो कोई स्टैंडिंग वेव पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसका 2 टाइम्स है उतनी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक स्टैंडिंग वेव पैटर्न नहीं बना पाएगी। हाँ, इसके अंदर आप इसको 3 टाइम्स कर दोगे, तो 3 टाइम्स करेंगे और वो ट्यूनिंग फोक लाएंगे, तो फिर स्ट्रिंग एयर कॉलम ऐसे नॉर्मल मोड में आ जाएगा, इस तरीके की स्टेशनरी वेव उसमें बन जाएगी, आएगा समझ में। तो ऑड हार्मोनिक्स आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, दे आर नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज और नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज। तो इन फ्रीक्वेंसीज को F0 को, F1 को, F2 को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हैं, और साउंड के केस में इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं, ऑड हार्मोनिक्स इसमें आएंगी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज हैं, और दूसरे इवन हार्मोनिक्स नहीं आएंगी। तो जो लैंग्वेज है वो मैंने आपको सारी बता दी, बाकी तो बड़ा आसान है क्योंकि आपने उसमें किया हुआ है ना स्ट्रिंग्स में, तो इसके अंदर में लिखने की भी जरूरत नहीं है। NCERT में तो मेरे ख्याल है 6-7 पैटर्न्स बनाए हुए हैं। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में आता है तो उसमें वो लिख देते हैं कि फर्स्ट 4 बना के दिखाओ, या 3 बना के दिखाओ, या 5 बना के दिखाओ, तो जितने भी आपको बोला आप लिख देना, उतने बना देना। इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 है ना, तो आ जाएगा 5V/4L, नहीं 5V/4F, पूरा बना दो, 5 λ/4, 5 λ/4 इज इक्वल टू द लेंथ, और लैम्डा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को F2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ओवरटोन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, आएगा समझ में। बाकी कुछ नहीं है, लिखा हुआ है नोट्स में, वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। अब देखो आप, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट चीज़ इसमें करनी है वो भी आसान सी है। ये ओपन ऑर्गन पाइप है। अब ओपन ऑर्गन पाइप में ये NCERT की फिगर है, इन्होंने किसके नोड्स और एंटी नोड्स दिखाए हैं, जल्दी से देखो आप, डिस्प्लेसमेंट के नोड्स और एंटी नोड्स, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी, बीच बीच में नोड्स बनेंगे कहीं, यहाँ पे भी, तो एंड्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से खुली है, ठीक है, इट इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। और आपको स्कूल में बस यही ध्यान से देखना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दी हुई है उन्हें या ओपन। तो क्लोज का मतलब दोनों तरफ से क्लोज नहीं, एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज, और ओपन का मतलब दोनों तरफ से ओपन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ये λ/4 तो हम क्या करेंगे, λ/4 प्लस λ/4 हो जाएगा λ/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। और वेवलेंथ क्या होती है, स्पीड ऑफ द साउंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी।
लेकिन क्योंकि ये सबसे पहला नॉर्मल मोड है तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी को f0 से दिखाते हैं। तो f0 कितना आएगा, v/12। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एयर कॉलम, ठीक है। तो या फिर जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, ठीक है, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फोर्थ हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक को हम फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये सेकंड ओवरटोन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये थर्ड ओवरटोन, ठीक है। अब इनके लिए आप लिख लोगे ये कितना आएगा, ये तो λ/4 कितनी बार है, 4 बार, λ/4 4 टाइम्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं v/f, तो l को मैं यहाँ लिख दूँ और f यहाँ चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं इस तरीके से। मतलब जो फर्स्ट ओवरटोन है यानी कि सेकंड हार्मोनिक है, इट इज़ 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज हैं, v/12, फिर ट्वाइस ऑफ v/12। इसमें क्या लिखेंगे युवराज बताओ, ये तो डायग्राम बनाना है, कुछ समझ में ना भी आए तो बस डायग्राम बनाओ, क्योंकि स्कूल में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ वो कहेंगे ड्रॉ दी फर्स्ट 4 हार्मोनिक्स ऑफ अ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ऑल्सो राइट डाउन दी एक्सप्रेशंस फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, बस, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें, λ/4 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स λ/4 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, और लैम्डा क्या है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 6/4, इसको हमने l को यहाँ कर देते हैं, वेलोसिटी को यहाँ, फ्रीक्वेंसी को यहाँ। अब ये सेकंड ओवरटोन है, ये f0, ये f1, ये f2, इसको हम कर सकते हैं 3/2, तो मतलब f2 कितना आ गया, 3 टाइम्स f0। तो इसमें और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके सारे मल्टीपल्स हार्मोनिक्स हैं या सारे मल्टीपल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, उसमें ऑड मल्टीपल्स तो आ रहे थे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, इवन मल्टीपल्स मिसिंग थे, तो इट हैज़ ओनली ऑड हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, ऐसे बोलते हैं। और इसमें जितने भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सारे मल्टीपल्स, 1 टाइम्स तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, 2 टाइम्स v/4l फर्स्ट ओवरटोन आ गया, 3 टाइम्स v/4l, v/12 यहाँ पे 2l है, ये सेकेंड ओवरटोन आ गया, ठीक है। f3 भी आ जाएगा, इससे निकाल लेना आप f3, ठीक है, वो 4 टाइम्स v/12 आ जाएगा, बना लोगे। तो बस ये आपको लिखना होता है साथ साथ। ये तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की तरह से, उसमें भी v/12 के मल्टीपल से वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज थी। चलो अब देखो ये हमारे पास हो गया। अब इससे लिंक स्कूल के अंदर ना एक एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। अब ये कोई कराता नहीं है बच्चों को, स्कूल एग्जाम में आता नहीं, पर फिर जो हमने पढ़ा उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हम इसको नहीं सीखते तो आप देखना, ये अपरेटस आप लोगों ने, कुछ बच्चे ने जो लोग स्कूल गए उन्होंने ये स्कूल में शायद देखा हो, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब अपरेटस, ठीक है। तो ये एक तरीके के, इससे हम, इसमें एयर कॉलम होता है यहाँ पर, और ये ट्यूनिंग फोक दिख रहे हैं ना आपको, ट्यूनिंग एक रबर पैड मिलता है हार्ड रबर का, ऐसे स्ट्राइक करके इस ट्यूनिंग फोक को यहाँ लगा के सुनते हैं कि आवाज़ आई कि नहीं। हो सकता है कोई आवाज़ ना आए, वो इसलिए क्यों नहीं आई आवाज़, मनन ऐसे आवाज़ आती है जूम, या तो बिल्कुल नहीं आएगी आवाज़, या ऐसे ज़ोर से पहले आएगी, फिर आप इसमें ना ये जो इसकी लेंथ है इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एयर कॉलम है, नीचे पानी भरा हुआ है, तो ये चीज़ जो है ये ऑर्गन पाइप की तरह से काम करती है या एयर कॉलम की तरह से काम करती है, और ये रेजरवायर है, ये यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, पर इसको हम हुक लगाते हैं उसे निकाल के और इसमें से पानी गिरा सकते हैं ताकि इसके अंदर वाटर लेवल कम हो जाए। तो वी कैन चेंज द लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप, समझ में इस एक्सपेरिमेंट में। और हम और पानी डाल देंगे तो ये पानी और ऊपर चला जाएगा, तो पहले इसको हम ऊपर तक पानी से भर देते हैं और फिर धीरे धीरे पानी को कम किया जाता है, सारा फर्श भी गीला हो जाता है जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो धीरे धीरे वाटर लेवल को कम करते हैं, इतना इतना। और ट्यूनिंग फोक ले लेते हैं कोई भी, सपोज आपने 256 हर्ट्ज की ट्यूनिंग फोक ले ली और उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करते हो और यहाँ पे लेके आते हो, अब कोई आवाज़ नहीं सुनती। आप थोड़ा सा पानी के लेवल को यहाँ से पानी गिरा के कम करते हो, हल्का सा, ये देख रहे हो यहाँ पे रूलर लगा हुआ है, ठीक है। तो रूलर की सिग्निफिकेंस ये है कि हम मिलीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखना, एक्चुअली मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये एक्चुअल अपरेटस है, बच्चों ने स्कूल में देखा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये देखना, अब दिख रहा थोड़ा बहुत। ये ऐसे एक लकड़ी का फट्टा होता है और ये रेजरवायर है पानी का, ठीक है। इसमें इसी को हम खोल के साइड से और पानी नीचे गिरा सकते हैं। ये रबर की ट्यूब है और ये जो मेटल की ट्यूब है यहाँ पे, इसमें पानी आपको दिख नहीं रहा, पर इसमें ऊपर जगह कुछ खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका वो होता है वाटर रेजर, ये चीज़, ये खाली जगह है उसमें, ठीक है। इसमें बस ये इधर बनाया हुआ, उसमें ये चीज़ दूसरी तरफ है, आगे समझ में,
तो ये एक्चुअल रेजोनेंस अपरेटस बोलते हैं इसको, है ना, रेजोनेंस कॉलम अपरेटस, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, और कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा, स्कूल में तो नहीं आता इसमें क्वेश्चन, स्कूल में तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे हैं जब ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। आपको एक ट्यूनिंग फोक दे देते हैं, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक दे दी, और आप उस ट्यूनिंग फोक को यहाँ पे लाते हो और आवाज़ सुनते हो। तो आपने देखा इतना लेवल था पानी का, जब यहाँ पानी 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 ऐसे सब जगह था तो आपको कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर थोड़ा सा आप पानी का लेवल 2 मिलीमीटर से कम करो या 1 सेंटीमीटर से कम करो, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी आवाज़ सुने। जैसे ही आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुननी शुरू हो जाए, फिर आप धीरे धीरे पानी के लेवल को आधे सेंटीमीटर से या 3-3, 4-4 मिलीमीटर से कम करते रहो, आवाज़ बढ़ती रहेगी। फिर एक स्टेज आएगी जब आप यहाँ ट्यूनिंग फोक को रखेंगे, ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करके ऐसे ऊपर यहाँ पे रखोगे, टच नहीं करना इससे, यहाँ वाइब्रेशंस कन्वे हो जाती हैं इस एयर कॉलम में। जैसे यहाँ स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा, जोर से और मैक्सिमम आवाज़ आएगी, जूम ऐसे, ठीक ना, टू ऐसे आवाज़ आती है। मैं आवाज़ कैसे निकाल के दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है, तो वो तो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बजिंग मस्किटो होता है, पर वो प्रोलॉन्ग्ड साउंड होती है, देर तक आती है, जिन्होंने सुना है उनको पता होगा। तो ज़ोर से आवाज़ आएगी, और तब आपको लगता है कि यार शायद स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन गया, तो आप फिर 1 मिलीमीटर से पानी को धीरे से और यहाँ से थोड़ा सा पानी गिरा के कम करते हो आवाज़। फिर आप तो सुनते हो आवाज़, तो आपने देखा आवाज़ और बढ़ गई। अगर आवाज़ और नहीं बढ़ी, कम हो गई, तो इसका मतलब जो पहले आपकी रीडिंग आई थी यहाँ से हम लेंथ को रीड कर लेते हैं कि कितनी एयर कॉलम पे साउंड बनी थी। तो दिस वाज एट वन एंड, तो V/4L इज इक्वल टू F0। अब F0 तो ये है फंडामेंटल मोड का, मतलब ये 1 टाइम्स V/4L है, और फिर नेक्स्ट हायर कौन सा आएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट और करते रहना होता है, फिर हम इसकी लेंथ को चेंज करते रहते हैं, दोबारा चेंज करते रहते हैं। तो जब आप लेंथ को और बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगी, समझा। और फिर हम सेकंड जो ओवरटोन है वो ढूंढते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब यहाँ पे ऐसे V/4, पहले लेंथ हमने ढूंढ ली, ये वाली फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ है। फिर हम वाटर लेवल को और कम करते जाएंगे, तो जब आप कम करते जाओगे तो आप देखोगे फिर से एक बार तेज़ आवाज़ आएगी दोबारा से। तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में तो और भी डिटेल्स का ध्यान रखना होता है, मैं आपको रफली बताया, ठीक है। तो फिर पानी को नीचे जाने देते हैं, ठीक है। और मान लो आपने 2 रेजोनेंट लेंथ की रीडिंग ले ली, दूसरी बार तो ये 3 टाइम्स आएगी ना, क्योंकि नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी मोड है। तो जब फिर आप कम करते रहोगे, फिर पानी आपने काफ़ी कम कर दिया, अब पानी भरना है दोबारा, और दोबारा से रेजोनेंस ढूंढनी है, ठीक है। तो जब हम पानी के लेवल को फिर और डालते हैं, फिर आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ नहीं आई, फिर और पानी डालते हैं, फिर आवाज़ सुनते हैं, अब थोड़ी सी आवाज़ आई, फिर और पानी डालते हैं इस तरफ, फिर थोड़ी थोड़ी आवाज़ बढ़ती रहेगी। फिर एक स्टेज आएगी जब मैक्सिमम आवाज़ आएगी, तो अब यहाँ फिर से दोबारा आ गए हो, ठीक है। तो वो फिर से यही रीडिंग है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है इन दोनों लेंथ में, तो हम इन दोनों लेंथ का मीन लेते हैं, मतलब एक बार डिक्रीजिंग के टाइम पे और एक बार इंक्रीजिंग के टाइम पे एक ही रीडिंग को दोबारा लिया है। तो ये F1 की दूसरी रीडिंग है, और फिर F0 की एक और रीडिंग लेंगे, तो लगभग उसी लेंथ पे मिलेगी, वही लेंथ से दोबारा साउंड रीडिंग आएगी। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है एक्सपेरिमेंटल एरर का। हम कहते हैं ना कि जैसे हमें करंट मेजर करना है तो 3 बार मेजर करो, 4 बार वोल्टेज मेजर करो, तो ये वही है। आप एक बार लेंथ को बढ़ाते समय रेजोनेंट कॉलम की लेंथ में ऑब्जर्व करो, और एक बार लेंथ को कम करते समय रेजोनेंट कॉलम की लेंथ को ऑब्जर्व करो, और आपके पास ये 2 रीडिंग्स आ जाएंगी। फिर आप चाहो तो दूसरी ट्यूनिंग फोक ला सकते हो और उससे भी एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हो। तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ क्या है, ये हम स्टैंडिंग वेव्स क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो स्कूल में होता है उसमें बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दी रूम आपको मेजर करनी है। इस एक्सपेरिमेंट का एम है, क्योंकि लेंथ आप मेजर कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक आप देख पा रहे हो, ट्यूनिंग फोक पे लिखा ही होता है ये कितनी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक है, फिर मेजर क्या करना है, लेंथ तो मेजर नहीं करनी, इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मेजर करनी है। एक्सपेरिमेंट इज दैट टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इन दी स्कूल लैब यूजिंग दिस apparatus। तो इसमें शायद न्यूमेरिकल होगा, मैंने डाला तो था, लेट अस सी, ये ऊपर है, देखना, ये पढ़ो बेटा एक बार, ठीक है। तो ये स्कूल में नहीं आएगा, बिल्कुल स्कूल में तो बस वही आएगा, ऑर्गन पाइप के आप वो बनाओ स्टैंडिंग वेव पैटर्न और फ्रीक्वेंसीज की एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। वो तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। ये पढ़ना क्या दिया हुआ है, अ ट्यूनिंग फोक इज वाइब्रेटिंग एट 800 हर्ट्ज। तो ये ट्यूनिंग फोक की फिक्स फ्रीक्वेंसी है, 800 हर्ट्ज की ट्यूनिंग फोक है, और इसमें क्या लिखा है, प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन अ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। यही रेजोनेंस कॉलम ट्यूब apparatus जो अभी हमने देखा था। द अपर एंड इज ओपन एंड द लोअर एंड इज क्लोज्ड। ये क्लोज्ड है, यही वाला apparatus है बिल्कुल, बाई वाटर सरफेस, ठीक है, विच कैन बी वेरिड। तो वाटर के सरफेस को तो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये जो लेंथ है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इस लेंथ को मैं चलो L से ही दिखा देते हैं, ठीक है। इट कैन बी वेरिड, सक्सेसिव रेजोनेंसेज आर ऑब्जर्व्ड एट दिस लेंथ। तो जब L की वैल्यू इतनी है तो एक रेजोनेंस ऑब्जर्व होती है। सक्सेसिव मतलब उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेंस इस लेंथ के लिए ऑब्जर्व होती है, फिर नेक्स्ट रेजोनेंस इस लेंथ के लिए ऑब्जर्व होती है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर फ्रॉम दिस डेटा।
ये एग्जैक्टली जो स्कूल में सीबीएसई में एक्सपेरिमेंट है ये एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल सेम, कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें। तो स्कूल में आपको ये एक्सपेरिमेंटली करना होता है और मेंस के सिलेबस में लिखे हुए हैं सारे कि मेंस के सिलेबस में ही है, तभी हमको यहाँ पे करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो अगर ये सबसे पहली रेजोनेंट लेंथ है तो हम कहेंगे कि जो आपने ट्यूनिंग फोक यहाँ पे रखी थी, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी इस लेंथ की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सबसे पहली लेंथ है ये, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, चलो अगर हमें ये नहीं मालूम कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी, सपोज कोई ये कह सकता है कि सर हमें मालूम नहीं कि फंडामेंटल है कि नहीं, हो सकता है इससे कम लेंथ के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो, तो आप इसको n टाइम्स मान लो, कोई ना कोई मल्टीपल होगा n का, है ना। यहाँ पे नंबर n मान लो और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे l लिखो, L1। तो ये तो f0 तो फिक्स्ड है 800 हर्ट्ज, तो हमें ये नहीं पता कि जो पहली लेंथ है ये फंडामेंटल मोड है या नहीं। तो अगर फंडामेंटल मोड होता तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाती, अगर n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हम इसको n मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ट्यूनिंग फोक वही रखा, हमने लेंथ को बढ़ाया, तो बढ़ाते 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 जब इस लेंथ को हमने इतना कर दिया फिर से आवाज़ सुनी, ठीक है। तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी तो वही है इस एक्सपेरिमेंट में, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी रूम में थोड़ी सी देर में चेंज नहीं होगी, लेकिन लेंथ चेंज हो गई। दैट इज़ बिकॉज अब जो नेक्स्ट हायर मोड है वो एक्साइट हुआ है, ठीक है। इसमें n में 2 लिख दो आप, बीच में और कोई रेजोनेंट लेंथ नहीं है क्योंकि इसमें लिखा है सक्सेसिव रेजोनेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और सेम हमने दोबारा से एक बार और L3, ये थर्ड लेंथ है जिसके लिए हम रेजोनेंस ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें आएगा n प्लस, क्या आएगा आकाश, n+4, तो यहाँ पे n+4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेम डिटो स्कूल में एक्सपेरिमेंट है, कैसे निकलेगी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड मतलब v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो मेथड होता है ऑफिशियल मेथड जैसे हमको करना होता है, पहले हम, क्योंकि फर्स्ट 2 इक्वेशन से स्पीड ऑफ साउंड निकल जाएगी, थर्ड तो हमने एक्स्ट्रा रीडिंग लेने के लिए ली है, तो इन दोनों से अगर स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, NV = 4f0L1, 4L0 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी ऐसे लिख दो n+2 × V = 4f0 × L2, इस 4L2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से इसको माइनस करो, इस इक्वेशन में से इसको माइनस, तो n तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2v, दूसरी तरफ क्या आएगा 4f0 कॉमन और L2 - L1, L2 - L1, ये 2 का फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जिन बच्चों ने स्कूल की लैब बुक्स लिखी है उन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ किया होगा, उस एक्सपेरिमेंट में डायरेक्ट ये रिजल्ट दिया होता बिना किसी प्रूफ के और बिना रीजनिंग के कि ये कहाँ से आया। अगर स्कूल की प्रैक्टिकल नोटबुक लिखी है तो ये वाला रिजल्ट यूज़ किया होगा आप लोगों ने। तो L2 - L1, ठीक है, इससे स्पीड ऑफ साउंड निकलेगी। इसमें f0 कितना है 800 और L2 मतलब दिस माइनस दिस, कर लोगे 31.25 में से 9.75 को माइनस करना है। तो अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड मीटर्स पर सेकंड में चाहिए तो इसको 100 से डिवाइड कर देना ताकि ये सेंटीमीटर्स मीटर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर स्पीड ऑफ साउंड मीटर्स पर सेकंड में आ जाएगी, मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है ऐसे। तो ये वैल्यू निकाल लेना आप कितनी भी आ रही है, ये कितनी आती है कैलकुलेट करके कोई बताएगा, ये तो 8 हो जाएगा, ये कितना आएगा 16 × दिस, करके देखो कैलकुलेटर से जल्दी से। फिर ऐसे ही इन दोनों से भी हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके कोई बताएगा। 344 आ रही है, चेक कर लेना बेटा अगर ये आ रही है कि नहीं, ठीक है आप एक बार चेक कर लेना, कर लोगे, ठीक है। कोई कैलकुलेटर से यूज़ करके बताओ मुझे। ऐसे ही इनसे भी निकालनी है हमें स्पीड ऑफ साउंड, इन दोनों से भी। कैसे निकालेंगे, सेम स्टेप्स हैं। ये 4L2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 4L3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा n+4 = 4L3f0, ठीक है, और n+2 = 4L2f0। अब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे और भी क्या है v भी है यहाँ पर v। अब ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 4f0 L3 - L2, ये बन जाएगा। और ये 2 का फैक्टर कैंसिल, फॉर्मूला तो वही आएगा, बस L3 - L2 आ जाएगा। फिर यहाँ से भी स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे और फिर जो 2 स्पीड्स आई उनका मीन ले लेंगे, दैट इज टेकन एज द स्पीड ऑफ द साउंड। आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट निकाला आपने, यही आ रहा है एग्जैक्टली, यही आ रहा है। तो ये भी इतना ही आ जाएगा, सेम आता है इसमें दोनों से, और फिर मीन लेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन एक आर्टिकल और रह गया सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से। फिर हमको एनसीईआरटी की बुक में से कुछ प्रॉब्लम्स करनी होती है, वो हम एक और क्लास में कर लेंगे, क्योंकि आप अगर डाउट्स लेके आओगे तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये एक आर्टिकल रहता है, थोड़ा भयंकर आर्टिकल है, मतलब समझने के लिए इसमें काफ़ी मैथमेटिक्स है। और बस एक चीज़ सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव किया है और मेरे ख्याल से वो मेंस के सिलेबस से रिमूव नहीं होगी, वो डॉपलर इफेक्ट, वो फिर अलग से हम कर लेंगे, ठीक है। ये बताओ इसमें क्या करना है हमें,
बीट्स। शायद 15 मिनट में तो पूरा नहीं होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखना इसमें क्या दिया हुआ, पहले इसको पढ़ो डेफिनेशन। व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, क्रॉस द सेम पॉइंट। क्रॉस द सेम पॉइंट का मतलब उनमें इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेरेंस, ठीक है। देन देयर इज अ पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन मीन्स जैसे कि हम ये बोलते हैं कि सबसे छोटा दिन हर साल एक पर्टिकुलर डेट को ही आता है ना, जैसे 27 दिसंबर को, 21 दिसंबर को हम बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट डे होता है, तो पीरियोडिक है ना, हर एक साल के बाद सबसे छोटा दिन आ जाता है, ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो देयर इज, उसको हम पीरियोडिक वेरिएशन बोलते हैं। जब कोई चीज़, ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीके से, जैसे हम ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक अटैच टू अ स्प्रिंग, तो इसकी जो पोजीशन है ब्लॉक की वो पीरियोडिकली चेंज करती है। इसकी पोजीशन पीरियोडिकली चेंज करने का मतलब एक निश्चित टाइम के बाद दोबारा यहाँ आ जाएगी, अभी यहाँ पर है, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा यहाँ आ जाएगी, फिर उतने ही टाइम के बाद दोबारा यहाँ आ जाएगी। तो जब कोई चीज़ एक पीरियड के बाद बार बार होती है तो उसको हम पीरियोडिक वेरिएशन बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ बार बार हो रही है, देखना, देयर इज अ पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन मैंने पहले आपको एक दिन क्लास में बताई थी, पता नहीं आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ व्हाट इंटेंसिटी मीन्स। देखो किसी भी वेव की इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। ये जो कंसेप्ट है सीबीएसई के सिलेबस में नहीं दिया हुआ इंटेंसिटी, तो लेकिन बीट्स की डेफिनेशन में इंटेंसिटी आएगा, तो मैं पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी, स्कूल में नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन 9th की एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है फिजिक्स की कि एनसीईआरटी के इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। क्योंकि वेव की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वेव ऐसा फिनोमिनन है जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अ वेव इज़ अ फिनोमिनन विच रिजल्ट्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट दिखाता हूँ P, और ऐसे कुछ मान लो बेटे कि यहाँ पे कोई वेव इस तरफ ऐसे मूव कर रही है, मान लो साउंड वेव ही है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ खड़े होकर ज़ोर से बोलता हूँ आगे, या ऐसे कुछ अपने सामने कोई पाइप लगा के उसमें ज़ोर से कुछ बोलता हूँ, ठीक है, तो साउंड आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रही है उसमें, तो ये साउंड वेव यहाँ पे जा रही है। या मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे माउथ से बहुत दूर चले जाओगे, एक्चुअली जब आप वेव्स को और ज़्यादा पढ़ोगे 12th में एक टॉपिक आएगा वेव ऑप्टिक्स, आधी वेव तो उसमें पढ़नी पड़ती है हमें, ठीक है। तो जब हम पॉइंट सोर्स से बहुत दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं वो प्लेन दिखते हैं, तो फिर ऐसी वेव्स आती हैं। चलो खैर, जिनको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना 12th में आप लोग समझना। तो मान लो ये पैरेलल रेज हैं और ये कोई वेव इस तरफ जा रही है, मान लो इस तरफ, लाइट रेज इमेजिन कर लो, ये तो आपने किया था 10th क्लास में, कनकेव मिरर के सामने यहाँ पे एक फोकस के ऊपर अगर हम एक छोटा सा लैंप रखते हैं तो इससे जो लाइट जाती है वो कैसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, सीधी सीधी रेज जाएंगी कि नहीं। तो ये लाइट रेज है, तो बस ये ऐसी हैं, ये रेज है, कोई भी वेव को दिखा दे, जरूरी नहीं कि लाइट को, साउंड वेव के लिए भी रेज बना सकते हैं। रे का काम होता है ये बताना कि एनर्जी किस तरफ जा रही है, और रे ओनली शोज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, किस तरफ वेव एनर्जी लेके जा रही है। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बताते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट की, ठीक है, तो पी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी। तो पी पॉइंट के ऊपर आप एक छोटा सा एरिया रखो, डी ए, वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। एम क्या है, वी वांट टू मेजर द इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी। पी पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया रखो, स्क्वायर लगा लो या रेक्टेंगल, कुछ भी, हम स्क्वायर एरिया इमेजिन कर लेते हैं जिसकी एरिया की वैल्यू इतने मीटर स्क्वायर है। और इस एरिया को कैसे रखना है, ताकि ये जो रेज हैं उनके परपेंडिकुलर हो, रेज ऐसे जा रही हैं इसको परपेंडिकुलर। तो अगर वेव इस एरिया में से गुजर रही है, पास कर रही है इस वेव एरिया के अक्रॉस, ठीक है, इफ अ वेव इज क्रॉसिंग अक्रॉस दिस एरिया और इफ अ वेव इज फॉलिंग ऑन दिस एरिया, जैसे अभी आपके कान के ईयर ड्रम के ऊपर साउंड वेव्स गिर रही हैं तो आपको आवाज़ सुन रही है, ठीक है। तो वो वेव्स क्या कर रही हैं, जब आपके कान के ड्रम के ऊपर आके गिर रही हैं, ठीक है, कान के पर्दे पे, वो एनर्जी लेके आ रही हैं और उसकी वजह से वो आपके जो कान का पर्दा है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते, और यही ऑसिलेशंस कान के अंदर जो बोन्स होती हैं वो उसको पिकअप कर लेती हैं और वो बोन्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। और फिर बोन्स आगे अंदर इनर ईयर से कनेक्ट होती हैं, वहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स जिनको बोलते हैं, वो इन वाइब्रेशंस को पिकअप करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो ब्रेन तक जाती है। तो पूरी ईयर की वर्किंग है, ठीक है। तो मतलब कहने का, एनर्जी आपके कान पे गिर रही है, वही तो आप सुनते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके कान पे एनर्जी गिर रही है ना, एनर्जी इज़ फॉलिंग ऑन योर ईयर ड्रम। तो ये वैसी एरिया है, मान लो आपके कान का ही एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर साउंड वेव्स आके गिर रही हैं, तो कितनी एनर्जी इस एरिया के ऊपर गिरी है। अगर मैं डी बाई डी ए करता हूँ जिसको हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर मान लो इतने, हम कहते हैं कि डी टी टाइम में, मान लो डी टी इज़ 0.0001 सेकेंड, बहुत थोड़ा सा टाइम, इतने से टाइम में अगर इतनी एनर्जी इस एरिया पे गिरती है तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम।
एनर्जी फॉलिंग ऑन दिस एरिया पर यूनिट टाइम। अगर dt टाइम में इतनी एनर्जी इस एरिया पे गिरी तो एनर्जी फॉलिंग ऑन दिस एरिया पर यूनिट टाइम इतना आएगा। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या आएंगी, d/dt की, क्योंकि एनर्जी जूल्स में मेजर होती है और टाइम सेकंड्स में, तो इसकी तो यूनिट्स आएंगी वॉट। ठीक है, अगर मैं इसको एरिया से भी डिवाइड कर देता हूँ तो ये जो चीज़ बनती है इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। तो किसी भी वेव की इंटेंसिटी का मतलब क्या है, किसी भी वेव की इंटेंसिटी का मतलब किसी भी पॉइंट पे हाउ मच एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दैट और क्रॉसिंग दैट पॉइंट। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वहाँ पे कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। तो अगर यहाँ पे साउंड वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा आती है तो इसका मतलब आपको आवाज़ ज़्यादा तेज़ सुनेगी, यही आपको समझना है। तो सपोज यू आर लिसनिंग टू अ म्यूजिक सिस्टम और आपको गाना अच्छा लग रहा है और आप किसी अपने कज़न को बोलते हो कि इस वॉल्यूम बढ़ाई जाए, तो वो वॉल्यूम बढ़ाता है तो आपको गाना आप तेज़ सुनना शुरू होता है, अंदर से तो आपका डांस शुरू हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज़ मेकिंग यू डांस, तो जो जब उसने वॉल्यूम बढ़ाई है तो इंटेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आपके कान पे जो एनर्जी आके गिर रही है, अब ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो आपको गाना तेज़ सुन रहा है। तो साउंड वेव के केस में इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, आवाज़ तेज़ सुनती है आपको। और लाइट वेव में अब जैसे यहाँ पे थोड़ा डार्क डार्क है और यहाँ पे रोशनी तेज़ है, तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्यू पॉइंट पे कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं तो लाइट वेव्स के लिए इंटेंसिटी का मतलब होता है वहाँ पे कितनी रोशनी आपको दिख रही है। अगर यहाँ पे ज़्यादा रोशनी दिख रही है तो इसका मतलब यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो साउंड में और लाइट में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन दोनों में सेम है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इस पे अगर मैं लाइट वेव की इंटेंसिटी मेजर कर रहा हूँ तो हाउ मच एनर्जी इज फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर वहाँ पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ज़्यादा एनर्जी गिर रही है तो दैट मीन्स वहाँ पे आपको ज़्यादा रोशनी दिखेगी, जहाँ पे कम है इंटेंसिटी वहाँ पे अंधेरा दिखेगा थोड़ा सा, ये मीनिंग है। एक और चीज़ है बेटे, देखो जो जैसे हम तो ये CBSE के सिलेबस में है नहीं सारी चीज़ें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक बार सुनना पड़ता है। तो ये मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, अभी इसके ऊपर कोई वेव नहीं है, लाइट और साउंड वेव्स नहीं क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, इसके ऊपर तो हम ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करेंगे। तो मान लो स्ट्रिंग को मैंने ऑसिलेट किया ऐसे और इसके ऊपर ऐसे एक वेव बन गई। ठीक है, अब ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। देखो अगर आप स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट लेते हो, ये स्ट्रिंग का पॉइंट था, अभी ये यहाँ पर है, तो जब P पॉइंट में से वेव गुजर रही है, व्हेन अ वेव इज क्रॉसिंग द पॉइंट P, देन एनर्जी इज क्रॉसिंग द पॉइंट P। ठीक है, और अगर इतने टाइम में इतनी एनर्जी क्रॉस करती है तो हम कहते हैं दिस इज द पावर ऑफ द वेव एट द पॉइंट P। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, रस्सा है, वो उसकी भी थोड़ी सी थिकनेस होगी, अगर हम उसके एरिया से डिवाइड कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रस्से के, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव। तो यहाँ पे साउंड या लाइट वेव नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी की बात यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा, अगर उसी धागे में मैं ऐसी वेव बनाता तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है, वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है। ठीक है, तो एक रिजल्ट है जिसको हम बिना प्रूफ के यूज़ करेंगे 12th में भी बहुत ज़्यादा। अभी आप ये लिख लेना, अब दो वेव्स हैं, दो अलग अलग वेव्स की मैंने इसमें फोटो बनाई है। अगर मैं ये वेव भेजता हूँ तो इसकी इंटेंसिटी कम है और इस वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, ऐसे बोलते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर था और इसका एम्पलीट्यूड अगर 3 सेंटीमीटर है मान लो, तो इसकी जो इंटेंसिटी है इस वाली बड़े वाली वेव की, इस वेव की इंटेंसिटी इस वेव की इंटेंसिटी से 9 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। स्क्वायर प्रोपोर्शनल का मतलब c टाइम्स a स्क्वायर आएगा, तो पहली इंटेंसिटी आएगी c इंटू a1 स्क्वायर, दूसरी इंटेंसिटी आएगी सेम कांस्टेंट इंटू a2 स्क्वायर। अब a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, तो जो सेकंड इंटेंसिटी है वो फर्स्ट इंटेंसिटी से 9 टाइम्स आ जाएगी। रेशो लेनी है आपको, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू a1। तो ये रिजल्ट आपको याद रखो, ये हमने मेंस की क्लास में प्रूव किया था। किसी भी वेव की इंटेंसिटी, चाहे लाइट वेव है, ठीक है, चाहे साउंड वेव है, अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। साउंड वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है, चेंज इन प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू। लाइट वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है, बताओ वंशिका, आप ही बता सकते हो, और तो कोई नहीं बता सकता जिनको मैंने पढ़ाया अभी। लाइट वेव में एम्पलीट्यूड किससे मेजर करते हैं, साउंड वेव में तो चेंज इन प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू। लाइट वेव में एम्पलीट्यूड हम मेजर कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे लाइट आ रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है सोर्स की वजह से, जो भी लाइट का सोर्स है। आपने पढ़ा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं,
ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है लाइट की वजह से, जिनको नहीं आता 11th वाले बच्चों को उनको बाद, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ऐसी आती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू लगा दो, और यहाँ पे क्या आता है साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आता है और फिर इसमें क्या होता है वो फिर बाद में आप सीखना, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं, पर है यहाँ पे भी वही। चलो बेटे अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप ध्यान से एक बार फिर से देखो, जब दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, अभी तक हमने इंटरफेरेंस कैसे वेव्स के बीच में पढ़ी है, आप ध्यान रखना, हमने जब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड तो अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। जब हमने एम्पलीट्यूड की वेव इंटरफेरेंस पढ़ी थी और रादर वेव्स की इंटरफेरेंस पढ़ी थी तो फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन अब बीट्स कब आती हैं। ये बीट्स का वो मतलब नहीं है जो आप म्यूज़िक में समझते हो, किसी गाने में बड़ी धम होती है तो आप सोचते हैं इसमें बीट्स बहुत अच्छी हैं, मीनिंग तो ये है, पर अब आपको इंटेंसिटी का पता मतलब चल गया। इंटेंसिटी मतलब कितनी ज़ोर से आवाज़ सुन रही है, लेकिन जब बीट्स होती हैं तो क्या चीज़ होती है, देयर इज़ अ पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी, मतलब जो आपको आवाज़ सुन रही है उसकी इंटेंसिटी पीरियोडिकली वेरी कर रही है। मतलब अगर अभी आवाज़ सबसे तेज़ है, थोड़ी देर बाद आवाज़ सबसे कम हो जाएगी, फिर आवाज़ जितने टाइम में वो सबसे कम हुई उतने टाइम में वो फिर से बढ़ जाएगी। तो जैसे अभी आपको आवाज़ आ रही है जूम, फिर बढ़ते कम होकर फिर तेज़ हो जाएगी, जूम, फिर बढ़ती जाएगी। तो अभी तेज़ सुन रही है, फिर धीमी हो जाएगी, फिर तेज़ सुनेगी, ठीक है। तो ऐसे वेरिएशन होगा, पीरियोडिक वेरिएशन, ठीक है। सो बीट्स रेफर्स टू द पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अभी आवाज़ तेज़ है, जैसे अभी आपको धीमी आवाज़ सुननी है, तो बार बार वो अभी धीरे है, फिर तेज़ हुई, फिर कम, फिर ज़्यादा, इसको हम बीट्स बोलते हैं। तो पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लेकिन ये कैसे हो रही है, जो जू 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 हो रही है, किस तरीके से हो रही है, क्यों हो रही है, ये इस वजह से हो रही है कि दो ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग है, ठीक है, वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, उससे ऐसा होता है। उससे ऐसा क्यों होता है वही हमें समझना है, वही इस आर्टिकल की जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो वही है। तो मैं ऐसी दो साउंड वेव्स बनाता हूँ जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी अलग है, स्लाइटली डिफरेंट। अब इसमें स्लाइटली वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो 16 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया तो आपको एवरेज सुनेगा। मतलब अगर, क्योंकि आप देखो परसिस्टेंस ऑफ साउंड सुना आप लोगों ने, परसिस्टेंस ऑफ साउंड या परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग सुना है, परसिस्टेंस ऑफ विजन भी होती है। आप आंख बंद करते हो, आपको सीन कुछ देर तक दिखता रहता है, ठीक है, आपने आंख बंद की, ऐसी कोई साउंड आप सुनते हो तो साउंड सुनने के बाद कुछ देर तक वो आपको दोबारा सुनती रहती है। पढ़ा होगा 9th में इको कैसे सुनती है। जब हम ताली मारते हैं, आपने क्लैप किया, आपको कोई इको नहीं सुनी, आप थोड़ी दूर गए, फिर आपने क्लैप किया तो आपको इको सुनी, ठीक है। तो आप जब क्लैप करते हो तो एक तो साउंड आपके कान में डायरेक्टली आई और दूसरी साउंड कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आपके कान में आई। अगर दूसरी साउंड आपके पास जल्दी से आ गई, ठीक है, तो आपको पहले वाली साउंड सुन रही है और जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आई है उसमें और आपकी जो ओरिजिनल यहाँ से यहाँ साउंड आई उसमें फ़र्क नहीं महसूस होता आपको, बिकॉज वो वाली साउंड आपके ईयर को कुछ देर तक सुनती रहती है। परसिस्टेंस ऑफ साउंड बोलते हैं उसको, ठीक है। समझ में, इको तो समझ में आ गया होगा आपको, 9th क्लास में पढ़ा होगा। सपोज हम अभी आपको कोई इको नहीं सुन रही, तो आपके कान में, एक तो मैं जो डायरेक्ट बोल रहा हूँ वो आपके कान में साउंड आ रही है और एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है और जो मेरी ओरिजिनल आवाज़ है उनमें फ़र्क नहीं महसूस हो रहा आपको। समझ में आ रहा है आपको। 1/10 ऑफ अ सेकेंड हम बोलते हैं कि अगर दूसरी आवाज़ आपको 1/10 ऑफ अ सेकेंड के अंदर ही सुन गई, 1/10 ऑफ अ सेकेंड के अंदर ही सुन गई, एक तो मैंने क्लैप किया, आपके कान में आवाज़ पहुंची, और रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आई है वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड के बाद आई, तो आपको वो अलग महसूस होगी और आपको इको सुनेगा। अगर 1/10 ऑफ अ सेकेंड के अंदर ही आपको वो आवाज़ सुन गई, फिर आपको दोनों आवाज़ में कोई डिफरेंस नहीं महसूस होगा, आपको कोई इको नहीं सुनेगी। तो अब इसमें यही बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर मान लो अभी आपको तेज़ आवाज़ सुन रही है और फिर आवाज़ कम हो गई और फिर तेज़ हो गई, तो अगर ये दोनों जो मैक्सिमम आया साउंड की इंटेंसिटी का, अगर वो बहुत जल्दी आ जाता है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड के अंदर आ जाता है, तो आपको दोनों मैक्सिमम में फ़र्क नहीं पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आवाज़ तेज़ हुई है धीरे हुई है। तो एच.सी. वर्मा की बुक में 16 हर्ट्ज़ दिया हुआ है, किसी में 10 हर्ट्ज़ दे देते हैं। अगर 1/10 ऑफ अ सेकेंड है तो फिर आप 10 हर्ट्ज़ लोगे इसको, ठीक है। तो खैर चलो, तो मतलब क्या है, पहले ये समझो आप बीट्स का मतलब क्या है। तो व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्रॉस द सेम पॉइंट देयर इज अ पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इट इज नोन एज बीट्स। डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। तो बीट्स का फिनोमेनन ऑब्जर्व करने के लिए फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, अगर मैंने 20 हर्ट्ज़ ले लिया, फिर आपको कोई बीट्स नहीं सुनेंगी, इंटेंसिटी अप डाउन तो होगी लेकिन आपको सुनेंगी नहीं, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा कि अभी मैक्सिमम आया। तो थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। ये एनसीईआरटी की फिगर है,
ये डायग्राम दिख रहा है आपको बेटे क्या है? तो अगर ये जो दो साउंड वेव्स हैं, अगर दो ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल एक ना हो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हो, ठीक है, तो शायद इसमें पहले भी एक फिगर दी होगी, ये दो साउंड वेव्स हैं, ये y1 है और ये y2 है। अभी ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं, पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f1 है, 2 पाई f1 को ये ओमेगा 1 बोलते हैं, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f2 है, ठीक है, तो अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा फर्क है, 16 हर्ट्ज से कम, तो जब ये दोनों ओवरलैप करती हैं, एक साथ आपके कान पे पड़ती हैं, तो आपको देखो, अगर ये अकेली सुन रही है तो आपको एक ही आवाज़ सुनेगी, एक ही इंटेंसिटी से, एक ही जितनी तेज़ सुनेगी आवाज़। ये साउंड सुनती है अकेली तो भी आपको एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनेगी, एक ही इंटेंसिटी की साउंड सुनेगी, आवाज़ कम ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आपके कान में पड़े तो फिर आपको ये ऑब्जर्व होगा, मतलब यहाँ पे तो आपको तेज़ आवाज़ सुनी, जूम, फिर कम हो गई। तो ये पीरियोडिकली वेरी कर रही है ना, यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा है, फिर वो कम हो गई, फिर उसके बाद बढ़ गई, फिर यहाँ मैक्सिमम हो गई। तो ये दो मैक्सिमा है ना, और इसको हम आगे अगली क्लास में परस्यू करेंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम है, फिर वो बहुत कम हो गई, फिर वो मैक्सिमम हो गई। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बीट्स के डिफरेंस का, फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस का, वो सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अगर इन दोनों मैक्सिमा के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, अगर वो देखो 9th की NCERT में तो दिया हुआ है, अगर ये 1/10 ऑफ अ सेकेंड से पास हैं तो इन दोनों मैक्सिमम में आपको फ़र्क नहीं महसूस होगा। और जो मैं आपको कह रहा था कि HC वर्मा में दिया हुआ है कि अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस 16 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो अगर फ्रीक्वेंसीज़ का इंटरवल 16 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो ये डिफरेंस, अगर मान लो फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस 16 हर्ट्ज ही है तो ये इंटरवल फिर 1/16 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू HCV, ठीक है, अगर दो पीक्स के बीच में इंटरवल 1/16 हर्ट्ज है तो उनको तो आप सुन सकते हो, पर अगर ये फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 20 बन गया तो ये और पास आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन सभी पीक्स में जो डिफरेंस है वो एक जितना है। तो अगर 16 पीक्स आपको सुन रहे हैं एक सेकंड में, तो उनके बीच में जो गैप आ जाएगा वो 1/16 सेकेंड्स का आएगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं। 9th के NCERT में दिया हुआ है कि इनके पीक्स के बीच में डिफरेंस अगर 1/10 ऑफ अ सेकेंड है तो आप इनको सुन सकते हो, 1/10 से कम नहीं होना चाहिए। HC वर्मा कहता है कि 1/16 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए, किसी और जगह कुछ और भी मिल सकता है, बट कंसेप्ट ये है।